अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था VRMS को और एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है और उन्हीं डेरिवेशन से रिलेट करता है जो लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आपका बुक पेज नंबर 38 है और न्यूमेरिकल नंबर 11.5 11 चैप्टर का नंबर है और 5 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट की थी टेम्परेचर से और 2 से 3 फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखाई थी। तो हम यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे जैसा कि पूछा है। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमें जो रिक्वायर्ड है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। फिर कहा जा रहा है of the particles of an ideal gas at 0 डिग्री and at 50 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन जाते हैं। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम तो करनी है, लेकिन 0 डिग्री पर मालूम करनी है और 50 डिग्री पर मालूम करनी है। ठीक, तो आपके पास जो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक दिया है T इज इक्वल्स टू एट 0 डिग्री, दूसरा T इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इन दोनों टेम्परेचर्स पर आपको काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, फिर दूसरे पार्ट में वो बोल रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स। मतलब स्टूडेंट इन्हीं टेम्परेचर पर जो ऊपर दिए गए 0 और 50 पर मोल काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, फिर पर मोल भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब अगर आप बोले तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, और सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी एवरेज मालूम करनी है आपको, बट पर मोल। और कितने टेम्परेचर पर? 8 T इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड एट T इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सेम क्वेश्चन है। तो हम इसका स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन में अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं फॉर्मूलाज, तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, जहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव किया था, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 3/2 kT के, अगर आपको याद हो। K यहां पर हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा और T यहां पर टेम्परेचर है। और गौर करें, आपको भी टेम्परेचर ही गिवन है। तो अगर हम टेम्परेचर गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखिए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल है 3/2 kT के। ठीक, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा। अगर हम इसके अंदर बात करें एट 0 डिग्री, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो इक्वेशन 1 इंप्लाई करके जो फॉर्मूला हमने उसको इक्वेशन 1 दे दिया। तो आप 0 डिग्री टेम्परेचर यहां पर पुट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि स्टूडेंट आपने अप्लाइज दैट का साइन यूज करा है तो आप इसको यहीं आगे लिखिए तो बेहतर होगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 1.38 एक्सपोनेंट -23। स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो दिया जाता है या तो आपको मेमोराइज होने चाहिए, और मैं कहूँगा आप इसको मेमोराइज भी करें। जो कांस्टेंट आते हैं उनको मेमोराइज करा करें, ये स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर के MCQs में भी ये पूछ लिए जाते हैं। फिर आप टेम्परेचर पुट करेंगे 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री पुट कर देंगे तो फिर आंसर हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर की यूनिट आप केल्विन पुट करेंगे, तो 0 पुट नहीं करना, आप इसको 0 + 273 कर दीजिए, तो ये 273 हो जाएगा। या आप इसको पहले ही डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोनों सूरतों में। अगर आप इस वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 3 × 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आता है 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल्स। तो ये आपका पहला आंसर
जनरेट हो गया। ठीक, इसी तरह अगर आप एट 50 डिग्री कैलकुलेट कीजिए, ठीक, तो 50 डिग्री में क्या होगा, स्टूडेंट यही वाला स्टेप फॉलो करेंगे, बट यहां पर 0 की जगह 50 प्लस 273 आ जाएगा। तो आप कर दीजिए इसको इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, दोबारा इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल है 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट माइनस के 23 इंटू 50 प्लस 273। जब आप इसको ऐड करके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां पर कुछ आंसर आएगा आपके पास 6.6861 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल्स। तो आप यहां पर देखकर थ्योरी को भी वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा 0 डिग्री या 273 केल्विन पर जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वो 5.65 एक्सपोनेंट माइनस 21 है, और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज हो गई 6.6861 एक्सपोनेंट माइनस 21। अगर माइनस 21 प्रॉब्लम करता है तो दोनों में सेम है, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। सिर्फ आप इस वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं 5.65 और वहां पर 6.686। तो आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो प्रैक्टिकल हमने एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल की उसके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। तो ये न्यूमेरिकल प्रूफ करता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, टेम्परेचर से, जो हमने पहले प्रूफ भी किया। तो ये आपका पहले पार्ट का दूसरा आंसर यहां क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट आपको ये कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम कीजिए आप। अगर पर मोल मालूम करना है तो मैं क्वेश्चन करूं, बताइए पर मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। तो यकीनन आपका आंसर होगा कि 6.02 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक। अगर ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 डिग्री पर मौजूद है, ठीक, अगर आप इसको पर मोल करना चाहते हैं तो इस काइनेटिक एनर्जी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से। तो बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। बी पार्ट में क्या करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल और कितने टेम्परेचर पर, एट 0 डिग्री। ये स्टूडेंट्स होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमें पता है एक मोल में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉर 1 मोल के लिए। अब 0 डिग्री पर जो काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम की एवरेज, वो स्टूडेंट्स ये है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू है 5.65 एक्सपोनेंट माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 3401.3 जूल्स पर मोल, ठीक। तो आपके पास ये पहला आंसर जनरेट हुआ किसका, काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मोल एट 0 डिग्री, ठीक। अगर मैं बोर्ड यूज करूं तो मैं इस पोर्शन को रब करके सेकंड पार्ट भी, ठीक है, इसी तरह परफॉर्म कर सकता हूं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में दोबारा हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे एवरेज पर मोल बट एट 50 डिग्री, और इसका फॉर्मूला भी वही होगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहां कौन सी एनर्जी पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां हम करेंगे, ठीक है, जो हमने 50 डिग्री पर कैलकुलेट करी वो 6.6861 एक्सपोनेंट माइनस 6.6861 एक्सपोनेंट माइनस 21 10⁻⁻21 और एवोगाड्रो 6.02
10⁻⁻⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आपको पास आंसर जनरेट होगा 4025 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी आपके पास एवरेज आ गई पर मोल एट 50 डिग्री, और यहां पर भी स्लैश डाल के पर मोल लिख लीजिए। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल शायद और मजीद नहीं है, या पास पेपर में भी नहीं आए। ये एक ही न्यूमेरिकल इस तरह का मौजूद था जो हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट्स का टॉपिक। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी की अगर बात की जाए और इसकी मीनिंग आपसे पूछी जाए क्या मीनिंग है, तो सीधी सी हीट की मीनिंग जो होती है वो हरारत, कैपेसिटी मतलब गुंजाइश। अब क्या मीनिंग हुई, तो आप देखते होंगे कि डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट स्टाइल में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप किसी मेटल पीस को गर्म कीजिए या किसी लिक्विड को, वाटर को गर्म कीजिए, ठीक, तो आपने सेंस किया होगा कि वाटर बहुत देर में गर्म होता है और जो मेटल पीस होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत अलग अलग है। इसी प्रॉपर्टी को या इसी सलाहियत को मटेरियल की देखते हुए कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया, जिसमें एक टर्म हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी क्या है कि जब कोई मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकती है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत अलग अलग होती है। कैसे पता लगती है, ठीक है, हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी भी मटेरियल को हीट दो तो हीट डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, टेम्परेचर से, ठीक। मतलब जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट डायरेक्टली रिलेट करेगी टेम्परेचर से। जैसे जैसे आप हीट देंगे टेम्परेचर भी बॉडी का वैसे वैसे बढ़ेगा। आइदर द सब्सटेंस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये टेम्परेचर का एक रेट होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर गुड कंडक्टर हुआ तो जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएंगे, और अगर बैड कंडक्टर हुआ तो हीट लेते रहेंगे और बहुत देर में हीट फ्लो करके टेम्परेचर को राइज करेंगे। कोई सा भी केस हो, लेकिन ये बात सही है कि जो टेम्परेचर होगा वो हीट से डायरेक्टली रिलेट करेगा। अब एक बात और समझने वाली है कि अगर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे थर्मोकोल, प्लास्टिक, इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जल्दी से इनमें से हीट फ्लो नहीं करती, ठीक। और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो हीट फ्लो करती है उसके हीट फ्लो करने की और एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक। अब यहाँ मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो इसके बाद आता है इक्वल के बाद एक कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ इन एक्चुअल कांस्टेंट है C। अब ये C क्या है, C यहाँ पर हीट कैपेसिटी है। मतलब जितनी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होगी उसका प्रोडक्ट विद टेम्परेचर आपको क्या दे देगा, अमाउंट ऑफ हीट दे देगा। अगर मैं स्पेसिफिकली हीट कैपेसिटी की बात करूं, C क्या होता है, तो ये होगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, जो हमारा टॉपिक है। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या है, तो बहुत सीधा से एक काम कीजिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी बॉडी कितनी हीट ले रही है।
अगर आप डिफरेंट मेटल भी रखते हैं तो वो किसी हद तक थोड़ी देर बाद एक जैसा गर्म शो करती हैं कि हमारा टेम्परेचर एक जैसा हो गया या हम गर्म हो गए, अगर फील किया जाए। लेकिन इनकी सलाहियत या इनकी एबिलिटी हीट एब्जॉर्ब करने की अलग अलग होती है। तो हम करते क्या हैं, हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं 1 डिग्री या 1 केल्विन। आप इसका टेम्परेचर फिक्स करिए 1 डिग्री या 1 केल्विन, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, जो कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ा दे, वो कहलाती है उसकी हीट कैपेसिटी या हीट की गुंजाइश। ठीक, दोबारा स्टूडेंट, वो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच रेज और राइज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब आपने कई ABCD बहुत सारी सब्सटेंस रखी डिफरेंट, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब मौजूद हैं, और आपको पता करना है किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी हीट कैपेसिटी कम है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत। तो आप एक काम कीजिए, उन सबका 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइए। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर पर जिस सब्सटेंस ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। जिसने हीट कम एब्जॉर्ब की, उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम होगी। दैट एबिलिटी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक, अब अगर हम इसकी यूनिट बनाएं स्टूडेंट्स, तो यूनिट आपको दिख रही है, फॉर्मूले से आप जनरेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल्स पर केल्विन या डिग्री, जूल्स पर केल्विन या डिग्री। अब जब हीट कैपेसिटी बन गई, इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो एक इशू क्रिएट हुआ। वो इशू क्या क्रिएट हुआ, यहां पर बात थोड़ी सी परेशान कुन थी। वो क्या कि अगर सपोज करें मैं सिर्फ वाटर की बात करूं, तो वाटर की हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। कब? अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर 100 ml का बीकर है और उसके अंदर 100 ml वाटर फिल है, और मैं इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं, और मैंने एक और बीकर लिया और उस बीकर में जो वाटर है वो 500 ml है, दोनों में सेम H2O और H2O फिल है। और अगर मैं ये कहूं आपको कि स्टूडेंट आप बताइए दोनों का 1 डिग्री टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, तो ये दोनों पानी जो सेम है पानी है, तो कौन ज़्यादा हीट लेगा, कौन कम हीट लेगा? तो यकीनन सी बात है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर पानी ज़्यादा हो किसी पोर्ट में तो वो ज़्यादा हीट लेकर अपने आप को गर्म करता है। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो ये हीट क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। और यहाँ पर पानी कम है तो ये हीट क्या लेगा? कम लेगा। अब गौर कीजिए कि पानी का अमाउंट कम ज़्यादा करने से जो हीट लेने की सलाहियत है वो क्या हो गई? कम हो गई। मतलब एक स्पेसिफिक मटेरियल को रखकर हम हीट का अमाउंट कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो समझ में ये आया कि हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि प्रॉपर्टी वो होती है कि अमाउंट आप चेंज करें ना करें, ठीक है, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा था अमाउंट के चेंज करने से हीट कैपेसिटी पर, तो हमने एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई विच इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम वही है, सिर्फ क्या ऐड कर दिया गया? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों करा स्टूडेंट? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बात से शुरू करेंगे इंशाल्लाह।